सेकंड चला था ना। चलिए समझते हैं आगे हम लोग। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग पहुंचते हैं। कल मैंने इसकी चर्चा पहले ही कर दी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जल्दी में नहीं लिखता हूँ, लेकिन आज मैं लिख रहा हूँ तो जरूर इंपॉर्टेंट जरूर होगा, इसलिए ध्यान से समझो सब लोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किरचॉफ का नियम। कुछ लोग इसको किरचॉफ का नियम भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। खैर ये भी शब्द सही है ना, और ये भी शब्द सही है। ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, अदर बुक्स में ये लिखा हुआ है ना। तो हाँ, किरचॉफ का ही लिखा है। देखो अंग्रेजी पढ़ोगे ना थोड़ा मैच करेगा, चाहे कुछ लोग इसको किरचॉफ पढ़ लेते हैं, चाहे इसको कुछ लोग किरचॉफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि सी डबल एच से ख बन जाता है, और कोई कोई सी एच से चवई पढ़ लेता है ना। तो मेरा मतलब ये है कि चाहे किरचॉफ पढ़ो चाहे किरचॉफ पढ़ो, ठीक। लेकिन स्पेशली एनसीईआरटी यही लिखी है, इसलिए मैं ये लिखा हूँ, समझ आया। लेकिन कहीं अगर वो नाम छपा रहे तो उसको देख कर घबराना नहीं है, काम वही करना है, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग जान गए किरचॉफ का नियम। अब समझते हैं किरचॉफ का नियम है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पता है, जब कोई लोग नियम कोई देते हैं ना, इसका मतलब है कभी भी अगर कोई व्यक्ति नियम दे अपना, तो समझ जाना वो कहीं फंस गया था, अब तब वो क्या बनाया, अपना नियम कानून बनाना शुरू किया। जैसे अगर आपके घर पे मान लो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आज दाल बनी है, क्या बनी है, आज दाल बनी है, शाम को करेले की सब्जी बन गई, समझते हो बात को। फिर नेक्स्ट डे दाल बन गई और करेले की सब्जी बन गई, ध्यान दो मेरी बात को। और अगर अगले दिन भी यही बन जाए, ध्यान दो मेरी बात को, और आप क्या करोगे, नियम बना दोगे। क्या बना दोगे आप, वहां पे तुरंत एक नियम जारी करोगे। क्या नियम जारी करोगे कि सप्ताह में पहले दिन दाल खाना है, और दाल के साथ मुझे हल्की सब्जी चाहिए। फिर शाम के समय बढ़िया जो है, पहले दिन हमको पनीर चाहिए, है ना। उसका सेकेंड दिन मंगलवार आएगा, मंगलवार को सुबह क्या करेंगे, हल्की कोई सब्जी बनवा देंगे। फिर शाम को दाल चावल चाहिए। फिर बुधवार को चलो अच्छा, बुधवार को तहरी बनवा देते हैं बढ़िया, जो है मटर वटर डाल करके, जो है टमाटर मटर भी है ना। अब आपने एक शेड्यूल जारी कर दिया, किसके लिए, खाने के लिए। तो खाने के लिए जो आपने नियम बनाया, क्यों नियम बनाया आपने, क्योंकि आप फंस गए थे, आपको मजा नहीं आ रहा था। तो पता है यही काम यहां भी हुआ है। किरचॉफ क्या किए, ये जब वैद्युत परिपथ को सॉल्व कर रहे थे, ये जब वैद्युत परिपथ को सॉल्व कर रहे थे, तो इनको वैद्युत परिपथ को सॉल्व करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। किसकी सहायता से, वैद्युत परिपथ ओम के नियम की सहायता से हल किए जाते हैं। किससे हल किए जाते हैं भाई, जैसे हमारे पास अगर कोई प्रतिरोध लगा हो, है ना, कोई बल्ब वगैरह लगा हो, और यहाँ कोई बैटरी वगैरह लगा हो, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, ओम का नियम अप्लाई करते हैं, है ना। ओम का नियम क्या किया, जब हमारे पास क्रिटिकल सर्किट आ गए, जटिल परिपथ आ गए, जटिल परिपथ में होता कौन कौन है, यहां देखो सब लोग। जब हमारे पास कुछ जटिल परिपथ आ गए, तो ओम के नियम की सहायता से हल तो किया जा रहा था, लेकिन हल करने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही थी। हम खाना तो खा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रही थी। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नियम जारी किया। उसके लिए किरचॉफ ने क्या किया, एक नियम जारी किया। क्या है, हम जानते हैं कि जटिल वैद्युत परिपथ, कौन से परिपथ, सरल परिपथ नहीं, सरल परिपथ ओम के नियम की सहायता से हल की। ध्यान देना, ओम के नियम और इनके नियम एक ही एक तरीके से, बट डिफरेंस ये है कि ओम का नियम अगर लगाओगे तो आप कठिन या जटिल परिपथों को नहीं हल कर पाओगे, और अगर हल भी कर पा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से हम जानते हैं कि जटिल वैद्युत परिपथ, अब जटिल वैद्युत परिपथ कौन कौन होते हैं, असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु, एक यही आएगा, भी आगे मैं पढ़ाऊंगा भी इसको, अलग से आपको पढ़ाया भी जाएगा। असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, और एग्जाम में ये टॉपिक अलग से आता है, अभी व्हीटस्टोन सेतु अलग से पढ़ाया जाएगा आपको। फिर आगे कौन है, समांतर क्रम में जुड़े क्या, कई असमान सेलों, अभी आप लोगों ने सेलों को पढ़ा था। अगर कई असमान सेल का मतलब क्या, उनके ईएमएफ क्या हो, अलग अलग हो। असमान सेल का मतलब उनके ईएमएफ क्या होंगे। तो समांतर क्रम में जुड़े कई असमान सेलों, कॉमा से दिया हूं, बंद लूप में जुड़े संधारित्र। अगर कोई बंद लूप है, बंद लूप समझते हो आप लोग, ये जैसे हमारा ये क्या है, बंद लूप है। अब पता चला यहाँ प्रतिरोध लगा है, यही बार संधारित्र भी लगा है। अब आप मैटर गंभीर हो जाएगा कि हाँ ओम के नियम डायरेक्टली लगा करके हम हल नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है बंद लूप में जुड़े संधारित्र आदि को ओम के नियम की सहायता से आसानी से हल मतलब किया जा सकता है, लेकिन आसानी से
नहीं, क्रिटिकल ढंग से मेहनत करके, है ना, समस्या पैदा करके। तो ये है, आसानी से हल नहीं किया जा सकता। इसे हल करने के लिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। समझ आया? पहला नियम उनका क्या है? प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है, उसी को संधि नियम के नाम से भी जाना जाता है। समझ आया? तो ध्यान दो, क्या क्या बताएंगे। हम जानते हैं कि खैर ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में सीधा ये आएंगे, बट ये जानते रहो, हम जानते हैं कि जटिल वैद्युत परिपथ जैसे असंतुलित हीट स्टोन से समांतर क्रम में जुड़े कई असमान सेलों तथा बंद लूप में जुड़े संधारित्रों को हल करने के लिए संधारित्रों आदि को ओम के नियम की सहायता से आसानी से हल नहीं किया जा सकता है। तो क्या कैसे कर सकते हैं? इसे हल करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया आसानी से हल करने के लिए। और हम लोग जब किरचॉफ का नियम पढ़ लेंगे तो वास्तव में देखेंगे इतना मजा आएगा, बड़े बड़े परिपथ को हम लोग बहुत आराम से हल करेंगे। ठीक, अब समझ लेना, अगर किरचॉफ का नियम कहीं एक पन्ने में हल हो रहा है, अगर हम केवल ओम का नियम उसमें लगाएंगे तो 3 पन्ना चला जाएगा। इसलिए ओम का नियम हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रिटिकल हो जाता है। जबकि किरचॉफ का नियम क्या होता है? तो किरचॉफ का नियम तो जानी गए, साथ ही साथ किरचॉफ में कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। पहला नियम है प्रथम नियम, इसी को बोलते हैं संधि नियम बोलते हैं। ध्यान देना, जो दोनों नियम है दोनों परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नियम आपको सीधा लिखने का आएगा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। आपको सीधा सवाल पूछ लेगा कि बताओ ये ऐसे है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो किरचॉफ का नियम आना ही आना है परीक्षा में, बिना इसके परीक्षा नहीं होने वाली है। इसलिए इसको आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से सीखना है सभी को। चलो समझते हैं हम लोग प्रथम नियम क्या है, संधि नियम क्या है। संधि नियम क्या है थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। संधि नियम क्या है? मान लो हमारे पास, अच्छे से देखना सब लोग, एक पाइप इधर है, ये पॉइंट है, एक जंक्शन है, क्या है? अच्छा, जंक्शन किसे कहते हैं आप लोग समझते हो? ये शब्द यहाँ यूज किया गया है, जंक्शन रूल, इसी को फर्स्ट लॉ बोलते हैं। जंक्शन किसे कहते हैं समझते हो? भाई जंक्शन गए हो कभी? क्या करते हो वहां जाके? खड़ा रहते जंक्शन में जाके क्या करते हो? ट्रेन का वेट करते हो कि ट्रेन पकड़ने जाते हो? वहां ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हो, यात्रा करने के लिए जाते हो, वेट करने के लिए नहीं जाते हो, जाकर वेट करके चले आओगे। ठीक, आप लोग जाते हो जंक्शन पे, कहीं जब आपको जाना होता है बाहर, है ना, अपने गांव शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाना होता है, तो आप क्या करते हो? जंक्शन पे जाते हो। जंक्शन पर होता क्या है? ध्यान देना, भीटी को स्टेशन बोला जाता है। आप लोग भीटी गए होंगे, उसको जंक्शन नहीं कहते हैं, उसको स्टेशन कहते हैं। लेकिन अभी इलाहाबाद चले जाओ, वहां पे उनको जंक्शन लिखा हुआ है पूरा। ऐसे बहुत सारे आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, वहां आपको जंक्शन मिलेगा। जंक्शन का मतलब होता है कि जहां पे कई सारे रूट्स हो, चारों तरफ से रूट्स हो, रूट माने रास्ते, चारों तरफ के रास्ते अगर के एक जगह पर मिले हो, माने कुछ आने वाले रास्ते हो और कुछ इधर से भी आया हो, इधर गया हो, इधर से आया हो, इधर गया हो, इधर से आया हो, इधर गया हो, मतलब ये वेरिएशन चारों तरफ का हो सकता है। तो अगर कई सारे रास्ते आने वाले और जाने वाले एक ही बिंदु से हो, कई सारे रास्ते आने वाले जाने वाले एक ही बिंदु से हो, वह क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। समझ आया? बोलोगे जंक्शन है। अब जंक्शन हम लोग समझ गए। आप प्रयाग स्टेशन जाओगे यानी इलाहाबाद, आप वहां पे क्या देखोगे? कोई ट्रेनें दिल्ली से आ रही है, कोई मुंबई से आ रही है, कोई इधर बनारस वाली रूट से आ रही है, कोई उधर जंघई वाली जौनपुर वाली रूट से आ रही है ना, कोई उधर फाफामा प्रतापगढ़ वाली रूट से आ रही है, कोई उधर कौशाम्बी वाली रूट से आ रही है, कोई इधर मिर्जापुर वाली रूट से आ रहे हैं। सभी के सभी जाकर के कहाँ मिल रहे हैं? प्रयागराज मिल रहे हैं, है कि नहीं? और सब प्रयागराज में, और सब वहां से डिलीवरी भी हो रहे हैं, वहां से सब निकल भी रहे हैं। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? जंक्शन बोला जाता है। भीटी वाले में केवल क्या है? एक रास्ता है, इधर से आया उधर निकल गया, इसीलिए उसको स्टेशन बोलते हैं। चलो खैर, आप लोग ये भी जान गए। अब ध्यान दो, मान लो कि एक पाइप है यहाँ पे, इसमें पानी जा रहा है, क्या जा रहा है? बाकी छोड़ा, तू पहले यहाँ देखो, तू मत भाग गया है। हमें चिंता तोहार बका तुम्हारे गाँव का अगर मान ले, वो तो मान ले पढ़े तो नहीं पढ़े तो वो मिले ही का, लेकिन तू रोज मिल भाई, आप मेरे गांव के हैं, आप रोज मिलोगे हमसे। और आप मान लो कोई दुकान खोल के बैठे हो, एक मान लो दुकान खोली दूर खोल, देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे 2 रास्ते हैं,
एक रास्ता, एक पाइप इधर मैं लगाया हूं, इन दोनों पाइप से पानी अंदर जा रहा है और इस वाले पाइप से पानी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। अब आप मुझे बताओ यहां जितना पानी यहां से जा रहा है, क्या उतना पानी यहां से निकल रहा होगा? बिचमम का तू बैठी पियत है तो क्या था नहीं? अरे कवाड़ी दुई पाइप इधर से लगाए, मतलब ये दोनों और तो निकल रहे, जितना दोनों में से जा रहा होगा उतना तो यहाँ निकल रहा होगा, न तो बीच में कोई पैदा हो जा रहा होगा, न तो बीच में कोई पीने वाला बैठा है कि वहां से खत्म हो जा रहा है। एक बात बताओ, जितनी ट्रेनें जंक्शन पे आएंगी उतनी ही ट्रेनें जाएंगी ना, कि कम ज्यादा हो जाएंगी? सिंपल सी बात है, जितनी आने वाली ट्रेन होंगी उतनी ही जाने वाली ट्रेन। अब समझ में आया बात? तो मेरा मतलब क्या है, यहां से जाने वाला पानी जो होगा इस वाले पानी की क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान दो, मान लो कि यहाँ पे है 2 लीटर, यहाँ पे है 4 लीटर, तो पूरा मिला के यहाँ कई लीटर निकलेगा? 6 लीटर निकल रहा होगा। मतलब अब समझना थोड़ा सा, जो निकलने वाला होता है और जो जाने वाला होता है दोनों को फर्क समझो। जो वैल्यू जाने वाली होती है उसको प्लस में लिखी जाती है और जो वैल्यू निकलने वाली होती है उसको माइनस में लिखी जाती है। समझ आया? कुल धारा कितनी हो गई? कुछ अच्छा हुई है। कुल धारा कितनी हो गई? तो क्या बताओ यार संतोष, ये संतोष बताओ। किसी संदीप, अब देखो यहां से, अब यही भी डेफिनेशन बनेगा। चलो ध्यान से सुनो, ये था और ये था। पता है मैं यहां कोई घटाया नहीं हूं, थोड़ा सोचो, दिमाग सेट करो। ये 2 है, ये 4 है, यहां भी मैं प्लस करूं, लेकिन ये दोनों अंदर जा रहे थे और ये क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस में लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता हूं। इसको बोलते हैं बीजगणितीय योग। क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग लिखते थे x प्लस वाई माइनस कहीं होता था तो प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस वाई लिखते थे, है ना? तो मेरा मतलब वही चीज यहाँ पे, इसको बीजगणितीय योग बोलते हैं। ठीक, तो किसी संधि पर, चलो ध्यान से सुनो, किसी संधि पर इस नियम के अनुसार किसी संधि पर अब चूंकि यहाँ पे पानी नहीं बहेगा, हम लोग विद्युत परिपथ पढ़ रहे हैं, सर्किट पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं, तो वहां क्या बहेगी, विद्युत धारा बहेगी। यहाँ पानी वाली धारा बही थी, तो चलो मान लो धारा वही है, ठीक है ना? हम भले पानी की बात कर रहे हैं, आपको समझना क्या है, करंट समझना है, ठीक है ना? तो किसी संधि पर, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बोलोगे? इस नियम के अनुसार, किसी संधि पर मिलने वाली या विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली, विद्युत परिपथ होगा हमारा, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? सभी धाराओं का मैं योग नहीं बोल रहा हूं, बल्कि क्या बोल रहा हूं, बीजगणितीय योग। क्योंकि उससे क्या होगा, जो वैल्यू निगेटिव होगी हमारी वो ब्रैकेट में प्लस करके लिखी जाएगी। समझ आ रहा है? तो क्या बोलोगे, प्लस करके, ये माइनस अंदर है, प्लस करके ही जोड़ी जाएगी उसको। तो क्या बोलोगे, इस नियम के अनुसार, सब लोग ध्यान दो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रथम नियम, या उसी को क्या बोलते हैं, संध नियम भी बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब एक बात बताओ, अगर आप इसको 2-4 लिखे हो, अगर मैं 6 को उस तरह भेज दूं तो ऐसे लिखा जा सकता है? 6 को उस तरह भेज दूं तो लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है? बोलो। इसका मतलब है कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग, ध्यान समझो, क्या बोला, अब यह बोल सकते उस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। दोनों नियम अलग अलग समझना है, एक ही, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। अगर इसको बोलोगे तो कैसे बोलोगे, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है,
और ये वाला जब बोलोगे तो कहोगे आने वाली धारा जाने वाली धारा के एकदम देहाती समझ लो, एकदम समझ लो कि जैसे कोई नालायक लड़का पढ़ रहा हो, एकदम सरल, एकदम सरल। संधि नियम प्रथम नियम, संधि नियम प्रथम नियम, आने वाली धारा जाने वाली धारा के क्या होता है, इतना लिख दो कि एकदम सही रहेगा। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली, ये तो सिंपल सी बात है भाई। किसी भी संधि पर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा वहां से जाएगी भी। और इसका एक सर्किट हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा प्यारा सा। ये तो था आप लोगों का पानी होनी, जितना पानी इधर से आएगा उतना पानी उधर निकल जाएगा। और देखते हैं, सपोज करो कि हमारे पास एक जंक्शन है ऐसा कुछ, यहां से एक करंट आ रही है जिसका नाम है I1। सब लोग ध्यान से समझना भाई, अभी हम क्यों पानी बहाए थे, अब हम धारा बहाने वाले हैं, ठीक है ना। यहां से कोई करंट आ रही है जिसका नाम है I2, यहां से कोई करंट है जिसका नाम है I3, समझते हैं बढ़िया से। यहां से कोई करंट है जिसका नाम है I4, इधर कोई करंट जा रही है जिसका नाम है I5, और इसको डार्क से बना देते हैं, I4 I5, और इधर कोई करंट है मान लो कब हो I6। अब आप बताओ, यहां पर आप देख रहे हैं कुछ धारा अंदर जा रही है और कुछ धाराएं बाहर जा रही हैं। संतोष, कौन सी धारा से बाहर जा रही है, कौन, I6 जा रही है, हाँ ठीक है, और I4 भी जा रही है, और I3 I5 जा रहा है ना। कुछ लोग अंदर जा रहे हैं कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। आओ समझते हैं इन लोगों को, ध्यान समझना सब लोग। इस नियम के अनुसार लिखना होगा, कैसे लिखोगे, इस नियम के अनुसार किसी संधि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। देखो इस नियम, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, इस नियम के आगे क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, बोलो आगे क्या, किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है कि शून्य होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। आओ समझते हैं अब ये शून्य कैसे होता है। चलो ध्यान से देखो, जो धाराएं अंदर जा रही हो उनको जोड़ना है, जो धाराएं बाहर जा रही हो उनको घटाना है। क्या करना है, जो धारा अंदर जा रही होगी वो वैल्यू को बढ़ा रही होगी, और जो वहां से बाहर निकल रहा होगा वो क्या कर रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आप लोग आ रहे होंगे तो यहाँ की वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अगर आप यहाँ जाने लगोगे तो यहाँ की वैल्यू क्या होना शुरू होगी, घटना शुरू होगी। तो वही चीज है, ध्यान समझो। I1 है ना, I1 क्या है, जाने वाली है कि अंदर जाने वाली, बाहर जाने वाली, अंदर जाने वाली है, जिसको प्लस में रखो। I2 अंदर जाने वाली है, I3 अंदर जाने वाली है, I4 अभी बाहर जा रही। तो जोड़ोगे इसको भी, लेकिन चिन्ह करके बदल करके। अब देखो I4 हो गया, समझा, और प्लस I5 भी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। I5 भी क्या कर रहा है, चिन्ह क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। I6 भी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, इसको भी क्या करोगे, माइनस लगाओगे। समझा, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है साहब, शून्य होता है। समझ गया, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप इस फॉर्मेट को देख करके आराम से बता सकते हो, ठीक। यही है संधि नियम, एक लाइन का है, एकदम प्यारा सा। प्रियांशु बोला कहां पर नियम बिना पढ़े, बताओ, इधर देखते बताओ।
इस नियम के अनुसार किसी अरे पढ़ के बता, यहाँ यहाँ देखे है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ पर किसी संधि का सुन तो बताओ। नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में इंद्रजीत बताओ। चलो फिर समझो, इस नियम के अगर किसी को लगता है कि मेरा दिमाग कमजोर है ना, तो सीधा बोलना आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के, इतना बोलोगे कि नहीं बोल पाओगे? ठीक है ना, बस वही चीज है। जिसको लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम बहुत जो है खत्म है, जो भी समझो, ठीक है ना। वही मतलब वो कौन से है ना, एक और बात ये बोलते हैं खत्म है सर। चलो खैर, आप लोग सब अच्छे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक, क्या है? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, इस नियम के अनुसार ये विद्युत परिपथ होगा, अभी विद्युत परिपथ बनाऊंगा, किसी विद्युत परिपथ में क्या, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ आया? बीजगणितीय का मतलब क्या होता है कि चिन्ह सहित काम करना है हमको लेकर के, कौन प्लस में वैल्यू कौन माइनस में वैल्यू। अब आप बताओ, अगर हमारे पास ये लिखा है तो जो माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू को अगर हम इधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा, नहीं होगा? तो चलो भेज देते हैं ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I, ध्यान से समझना। अब ये चीज एक चीज कही है, कुछ अलग आपने जब लिखते थे कि सर जी बोलते थे x माइनस 2 बराबर 0 आया है, तो x बराबर क्या लिखते थे? तो मतलब माइनस वाली वैल्यू को इस तरह भेज देते थे। तो हमने भी क्या किया, माइनस वाली वैल्यू को इस तरह भेज दिया। जब इस तरह भेजोगे तो क्या बोला जाएगा कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होगा। ये एक ही चीज है, चाहे आने वाली जाने वाली बराबर बताओ, चाहे ये बोलो कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत हार्ड सेम, क्लियर है? बोलो, अब बोल लो कि सब लोग, अनुराग बोलो, पहला नियम क्या है? किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? सुनो, इतना नहीं बोल पा रहे हो? कहो, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, रटो नहीं, रटोगे तो नहीं बता पाओगे। फिगर को समझो, एकदम सिंपल हो जाएगा, एकदम घटिया हो जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? अब बताओ, इससे सरल क्या हो सकता है? कुछ नहीं। समझ आ गई? नहीं हो गया? इसको हम लोग छाप लो विद फिगर। यहां ये भी लिख सकते हो अथवा करके। एक मिनट रुक जाओ, कहां तक लिखे हो? इसको लिखने के बाद इसको नहीं लिखना, यही एक नियम और लिख लो अथवा करके, ठीक है? तब इसको लिखना है। क्या लिखोगे? हाँ, किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। इसको लिखो, फिर एक लाइन इसको भी लिखना, तब आगे बढ़ना। इसको लिख लो पहले, यहां तक बताएं। और समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। समझ आ रहा ना? समेशन ऑफ i का मतलब ये सभी को क्या, समेशन मतलब क्या होता है? जोड़। समेशन मतलब ये कहीं लिखा है जिसका मतलब क्या समझते हो? जोड़। और जोड़ में किसका जोड़ करना है? धारा का। और धारा का जोड़ क्या होगा? शून्य होगा। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। ये पूरे लिख लो ऐसे आप लोग फिगर के साथ। क्या हो गया जी भी तुम्हारा आने वाला जाने वाला क्या पता है?
लिख नहीं पाई हो क्या? हाँ लिखिए, मुझे लिख समझ में जाएगा। हाँ यार, आपका सुमी देखा तो छापे पड़ा है, रुकत ना है नक्शे। आज सैटरडे है, कल मजा ही मजा है ना। हाँ क्या कर प्रियांशु तो हाँ, इसको छाप लिए, ये भी छाप लिए, यह छाप लो, वो छाप लेना नीचे, इसी के नीचे। हाँ यार, ए पे जितना चीज छाप कुछ छाप लिया। अब पढ़ा लिखा होगा तो क्या छपगा, और यो नहीं छपगा समझ रहा ना। पढ़े रहना का देखो हम का पढ़े रहे। हाँ आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। समेशन ऑफ i इक्वल टू 0। लिख लिए भाई आप लोग। अगर कभी इसको भूल जाना तो सीधा बोलना आने वाली धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के। अगर यहू न बोल पाना तो ये लिख देना कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। बोल लोगे इतना। अब इतना अगर नहीं बोल पाओगे तो समझ जाओ कि तुम किसी समझ के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा क्या कर रहा है कि दिए गए परिपथ में, दिए गए, ये क्वेश्चन है आपके सामने भाई, दिए गए परिपथ में धारा आई का मान बताओ। अच्छा इसमें थोड़ा एक चीज और लिखना है, जो नियम लिखे हो नीचे लिखना ना, लाइन खाली है काठू अथवा उसको लिख लेना। यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। जहां पे वो खत्म हुआ थ्योरी वहीं पे एक लाइन खाली हुआ ना, उसको लिख लो। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, पालन करता है। अब ये बताओ आवेश संरक्षण के नियम का पालन क्या कर रहा है। आवेश संरक्षण मतलब क्या होता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो इसका मतलब न तो कोई आवेश यहाँ पैदा हुआ होगा, न तो कोई आवेश नया आया होगा। तो मेरा मतलब यहाँ क्या है, अगर कोई परिपथ आप ऐसा लेते हो तो जितने आने वाली धारा है उतनी जाने वाली धारा होगी। उसका मतलब जितना आने वाला आवेश होगा उतना जाने वाला भी आवेश होगा। इसीलिए यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक, तो कोई पूछे बताओ, सुनो सब लोग, कहेगा किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो किस संरक्षण के नियम का पालन करता है, आवेश का। पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। समझ आया, बोलोगे? ठीक है, ये सवाल लगाओ, कराए कि दिए गए परिपथ में धारा आई का मान बताओ, धारा आई का मान बताओ कितना होगा। हाँ कैसे करोगे, आने वाली धारा बराबर, तो आने वाली कौन कौन है, 4 2 1, ये तो अंदर जा रहे हैं, ये लोग तो अंदर जा रहे हैं, और ये मिल करके कहां से निकलेंगे, ये पूरी धारा यहां से जाएगी, यहां से कई एम्पियर जाएगी, 4 2 6 और 1, यहां से 7 एम्पियर जाओ, 7 एम्पियर गई 3 भागों में बट गई है, 7 एम्पियर गई है 3 भागों में, कौन कौन से, 3 में 1 में, और अगला कौन है, आई। अब यही आई का मान आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, 4 2 6 1 7 बराबर 3 धन आई, तो आई बराबर करे 3 को भेजो इधर 4 हो जाएगा। हाँ 4 को भेजो इधर, तो 7 में 4 गया, 3 एम्पियर की धारा, ठीक है ना, 3 एम्पियर की धारा क्या करेगी, यहां से निकल करके जाएगी। समझ आया। इस तरीके से हम बता सकते हैं देख करके परिपथ को कि
अगर जो धारा एंट्री की है, जो धारा बाहर निकल रही है, उनको अलग अलग जोड़ दो और बराबर दिखा के हल खेल लिया करो। हल हो जाएगा। इस शरीर चला नहीं चला ना तो बंद कर। ये पूरा यहाँ तक बताए हैं ना, तब कहाँ गए? पहला वाला दूसरा वाला। देखो भाई दूसरा वाला जो फिगर है हमारा, दूसरा वाला फिगर, उसमें क्या करा है, चित्र में बीई में धारा, तो बीई कौन है, ये है, इसमें धारा वहां पूछ रहा है, तो 6 यहां से जा रहा है, 2 उधर निकल गया, इधर कितना बचा वही पूछ रहा है। तो आने वाली धारा इधर है, कितनी है 6 है, और ये जाने वाली धारा कौन कौन है 2 है और आई, ये दोनों को जोड़ दो, आने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धारा, यहाँ से आई का मान निकालोगे 4 एम्पियर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो धारा जाएगी वो कितनी एम्पियर जाएगी, 4 एम्पियर जाएगी। अच्छा बताओ यहां धारा कितनी निकलेगी, यहां मैं ब्लू एरो लगाया हूं, 6 ही निकलेगी ना, ये 2 घूम करके ऐसे ऐसे टलते टलते यहाँ आई, तो और इधर से कितना आ रहा है 4, 2 आया उधर से, 4 आया उधर से, पूरा निकल जाएगा कितना 6। ठीक, तो आने वाली धारा फिर जाने वाली धारा की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक।